हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो बचे हुए सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ है उसको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट और सेकंड सोर्स जो कुरान है और सुन्नत के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। तो इस लेक्चर में हम इजमा के बारे में बताने चाहेंगे। इजमा कंसेंसस ऑफ ओपिनियंस है। इजमा का मतलब है कंसेंसस ऑफ ओपिनियन। इट इज एग्रीमेंट ऑफ जूरिस्ट amongst the followers of Prophet Muhammad in a particular case on a particular question of law. The authority of ijma as a source of Muslim law is also founded on Quran and Hadith. जहाँ तक इम्पोर्टेंस ऑफ इजमा की बात है, फ्रेंड्स, वी नो दैट लॉ इज नॉट ए स्टैटिक सब्जेक्ट. इट चेंजेज एज पर वैल्यू एंड नीड ऑफ सोसाइटी. Hanifi and Maliki school of law has viewed that law must change with changing of time. The jurists therefore evolved the principle of ijma for the benefit of community. Therefore, the divine legislatures have delegated the power to those men in community who are competent in that behalf. तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं, we know that law is not a static subject. It changes according to requirements of society. So if we see the Hanifi and Maliki schools, they supported the concept of ijmas, and they know that law cannot be static. It should be changed according to the value and demand of the society. So the principles of ijma is evolves due to the requirement of society. So if we see the essential ingredient of valid ijma, first essential ingredients of valid ijma is consensus. The majority of jurists is of view that unanimity is a prerequisite for ijma. If there is a difference of opinion by small minority, ijma will not be constituted. देखो, कुछ जूरिस्ट ये मानते हैं कि इजमा में जो कंसेंसस है वो यूनैनिमिटी से होनी चाहिए. यदि उसमें माइनर भी अगर उसमें कंसेंसस नहीं है, अगर स्मॉल मेजॉरिटी से भी ये लोग समझते हैं कि उसमें कुछ डिफरेंसेस है, तो एक वैलिड इजमा को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते. लेकिन कुछ जूरिस्ट ऐसा मानते हैं कि इजमा मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मेजॉरिटी आल्सो. इजमा में अगर मान लो मेजॉरिटी से कोई चीज़ में कंसेंसस है तो वो भी एक वैलिड इजमा है. कुछ जूरिस्टों का ये मानना है. देखो, जहाँ तक कंसेंसस की बात है वो 3 स्टेज होती है. फर्स्टली, जूरिस्ट एक्सप्रेस देयर व्यूज़. जूरिस्ट अपने व्यू दें. सेकेंडली, डिस्कशंस एंड डिबेट टेक प्लेस. थर्डली, द डिफरेंस आर ड्रॉप्ड एंड दे एग्री ऑन वन पॉइंट. देखो फ्रेंड्स, कंसेंसस की 3 स्टेज है. एक तो वे हैं कि पहले तो सभी जूरिस्ट बैठ जाएं और वो सब अपना अपना व्यू दें. बाद में उनके व्यू अगर डिफरेंसेस हैं तो वो उस पर जो है डिस्कशन हो, और थर्ड स्टेज में वो डिफरेंसेस ड्रॉप हो जाए, सब एक मुद्दे पर एग्री हो जाए, तो वो एक इजमा है. वो एक कंसेंसस का एक प्रोसीजर्स है. इजमा विच कंस्टिट्यूटेड बाय मेजॉरिटी इज बाइंडिंग इन एक्शन, बट इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी टू बिलीव इन द ट्रूथ आल्सो. देखो, जहाँ पर इजमा मेजॉरिटी से है तो वहाँ उसको एक्शन पर तो वो बाइंडिंग होगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी दैट टू बिलीव इन ट्रूथ आल्सो, कि ये सच्चाई हो. मेजॉरिटी में कोई चीज़ें पास हुई इजमा में, तो उसमें वो किसी भी एक्शन के खिलाफ पास हुई है तो वो उसको मानना तो पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रूथ ही हो. इसका मतलब ये है.
सेकेंडली फ्रेंड्स, जूरिस्ट की बात होती है। सेकंड इंग्रेडिएंट इज्मा में जूरिस्ट होता है। देखो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इन एवरी फील्ड्स देयर required some special knowledge, and the person who acquired that knowledge is become the specialist or expert of that particular subject. In law also, some person have the specific knowledge, and that person is known as the expert of that subject. In Muslim law also, the persons who have acquired the special knowledge on the subjects, the opinion of that person is admissible. But, however, there are two kind of religious matter. One which do not require any advanced or special knowledge on that particular subjects. The opinion of jurist has no relevancy. But the second, for examples, if you see that if they see the examples, then for examples, everyone know that if we are Muslim, then 5 times prayer is required. So that no special knowledge on this type of issues are required. Secondly, but there are some religious issue which beyond the capacity of general public and require the special knowledge. Hence, the opinion of jurist are admissible and view of general public is irrelevant. Third ingredients of valid ijma is the jurist of particular period. It is not necessary that opinion of jurist of prophet period is required to constitute valid ijma. Ijma of any of one age may be reversed by same or subsequent age, but ijma arrived by companions cannot be reversed or supersede. देखो फ्रेंड्स, इसमें इज्मा एक वैलिड इज्मा के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो पर्टिकुलर एज के जूरिस्ट द्वारा ही दी गई हो। मतलब ये कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके टाइम में जो जूरिस्ट हुए हैं, उनके द्वारा ही इज्मा दी गई हो, ये आवश्यक नहीं है। सेकंड चीज़, इज्मा अगर किसी पर्टिकुलर एज में दी गई है तो उसी एज में या उसके सब्सिक्वेंटली भी उस इज्मा को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो इज्मा प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कंपेनियन द्वारा दी गई है, उन इज्मा को सब्सिक्वेंटली रिवर्स या रिपील नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। अब इफ वी सी द fourth ingredient of valid ijma is the jurist to be Muslim. It is mandatory that the jurists who are giving the ijma, who have the consensus on the subject, must be Muslim. If anyone is non-Muslims, then such type of ijma is not a valid one. Fifth is the consensus on a religious matter. The religious matter may be of two kinds, on point of fact, on point of law. Ijma on matter of tax maintained in Quran is ijma on point of fact, while ijma on the matter that government of Muslim must be run by consultation is ijma on point of law. So friends, इज्मा जो है रिलीजियस मैटर में दो तरह के हो सकती है। एक तो पॉइंट ऑफ फैक्ट पर हो सकती है और एक पॉइंट ऑफ लॉ पर हो सकती है। जहाँ पर पॉइंट ऑफ फैक्ट की बात है,
जो भी इज्मा, कोई भी वर्सेस या कोई टेक्स्ट जो कुरान में, होली कुरान में दिया गया है उसके बारे में है तो वो पॉइंट ऑफ फैक्ट है। लेकिन जहाँ किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर वहाँ कोई गवर्नमेंट मुसलमानों द्वारा रन की जा रही है, उसको अगर कोई कंसल्टेशन दी जाती है तो वो पॉइंट ऑफ लॉ पर इज्मा है। एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है कि इज्मा इज़ नॉट इटसेल्फ ए टैक्स, वो टेक्स्ट नहीं है। अनलाइक कुरान और हदीस, इट कैन नॉट बी नीदर रिपील नॉर कैन बी रिपील्ड बाई एनी थिंग। हाउएवर लेटर इज्मा कैन रिपील ए फॉर्मर इज्मा। देखो इज्मा जो है कोई टेक्स्ट नहीं है, वो ना तो इज्मा द्वारा किसी वर्सेस वगैरह का रिपील हो सकता, ना तो इज्मा किसी को रिपील कर सकती है, ना हो सकती है। लेकिन बाद में कोई इज्मा दी गई है तो वो अपने प्रीवियस इज्मा को रिपील कर सकती है। इसके अलावा काइंड ऑफ इज्मा की बात करें, जहाँ तक इज्मा ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट है, एक इज्मा ऑफ जूरिस्ट है, एक इज्मा ऑफ पीपल है। ये 3 काइंड्स है फ्रेंड्स। जहाँ तक इज्मा ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट की बात है, इट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इज अनरिपीलेबल। According to Abdul Rahim, great weight will be attached to the ijma of the companion of prophet which was known their lifetime and has been held thereafter by reliable men। तो सबसे ऊपर इज्मा जो है इज्मा ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट्स है और उनको रिपील नहीं किया जा सकता, ये अनरिपीलेबल है, पहली बात। दूसरा इज्मा ऑफ जूरिस्ट के बारे में है। इज्मा ऑफ जूरिस्ट वैसे तो उसकी वैलिडिटी है, लेकिन जहाँ इज्मा ऑफ जूरिस्ट द्वारा दी गई है वहाँ पर कई चीज़ें उसमें देखी जाएगी। उसमें एक तो ये देखा जाएगा कि कोई प्रोसीजर्स वगैरह उसका इज्मा के लिए फॉर्मुलेशंस किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, नहीं किया गया। इज्मा एनिमिटी से दी गई है या मेजॉरिटी से दी गई है। जूरिस्ट का जो डिसीजन है वो रीजनेबल है या नहीं है, या जूरिस्ट जो है सब एक साथ बैठे या नहीं बैठे, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। एक इज्मा ऑफ पीपल है। जनरली इज्मा ऑफ पीपल की कोई रिलेवेंसी नहीं होती, लेकिन लीगल मैटर में इज्मा ऑफ जो पीपल की कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन जहाँ रिलीजियस मैटर्स हो, प्रेयर आदि से संबंधित हो, तो वहाँ पर उसकी जो इज्मा ऑफ पीपल की जो है वेटेज रखते हैं। ये हमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, अब हम 4th सोर्स जो प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ को, वो थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसको एनालॉजिकल डिडक्शन के नाम से भी मानते हैं। इट इज लास्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। कियास मीन्स रीजनिंग बाई एनालॉगी by the above 3 sources, that is Quran, Sunnat and Ijma. Qiyas is no value to person belonging to school of Ahmad bin Hanbal, the great traditionist. The Shias also do not accept Qiyas। देखो कियास में रीजनेबल एनालॉगी से फ्रॉम दी जो है कुरान, हदीस और सुन्नत के द्वारा और इज्मा के द्वारा जो है ये निकाली जाती है, कियास निकाला जाता है। उसमें उसकी रीजनेबिलिटी को देखा जाता है। उसमें कोई भी इशू आया और उसमें अगर मान लो वहाँ पर कुरान और सुन्नत और इज्मा को देख करके उसको जो है एक रीजनेबिलिटी देखी जाती है। कियास जो है एक जो हनबल स्कूल है उसमें उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। दूसरा, शिया लोग भी कियास को नहीं मानते हैं। एक वैलिड कियास के लिए अगर कंडीशन देखी जाए तो इसमें ये है, पहली कंडीशन ये है कि द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच कियास इज डिडक्टेड मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सटेंडेड दैट इट शुड नॉट बी ऑफ एनी स्पेशल नेचर्स। जहाँ पर ओरिजिनल सोर्स जो है कियास का निकाला जाता है
वो जो ओरिजिनल सोर्स है वो एक्सटेंडेबल होना चाहिए, मतलब उसकी एक्सटेंडेबल, और वो कोई स्पेशल नेचर का ना हो, उसकी जो है एक्सटेंडेबल उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तभी तो क्यास निकलेगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि दी ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कुरान और हदीस ऑन विच कियास इज अप्लाइड शुड नॉट बी एब्रोगेटेड और रिपील। जिस ओरिजिनल ऑर्डर पर कियास और जो है ओरिजिनल ऑर्डर कुरान या सुन्नत पर के जिस ओरिजिनल ऑर्डर पर कियास अप्लाई की जा रही है वो एब्रोगेटेड और रिपील नहीं होना चाहिए। नंबर 3, द रिजल्ट ऑफ कियास शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी अदर वर्ड्स और एस्टेब्लिश सुन्ना। देखो जो रिजल्ट जो कियास का निकाली उन्होंने, जिस रिजल्ट पे आए वो कियास के द्वारा, वो जो रिजल्ट है वो किसी भी जो आयत और सुन्ना से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उनसे अलग नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है द कियास शुड बी अप्लाइड टू एसरटेन ए पॉइंट ऑफ लॉ एंड नॉट टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड यूज। जो कियास है वो अप्लाई होना चाहिए असर्टेन जो पॉइंट ऑफ लॉ को निश्चित करने के लिए, एंड नॉट टू डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ वर्ड यूज, और वर्ड को मीनिंग को डिटरमाइन को यूज करने के लिए नहीं होना चाहिए। नंबर 5 है कियास मस्ट नॉट चेंज लॉ इम्बॉडीज इन टेक्स्ट। कियास के द्वारा किसी भी कानून को चेंज नहीं करना चाहिए जो कि किसी टेक्स्ट में इम्बॉडीड है। So friends, in these lectures, first and in these lectures we have discussed the primary source of Muslim law. In the next lectures we will discuss the secondary source of Muslim law, and after the source of Sharia laws. So I hope that you enjoy my lectures. If you enjoy, please like and subscribe my channels so that you will get notification time to time. Thank you.